दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एरिक नाम की इस बेहतरीन सीरीज़ के बारे में। ये एक मिनी सीरीज़ रहने वाली है जिसकी स्टोरी एक तरह से इसी सेक्शन के अंदर एंड होने वाली है। दोस्तों ये नेटफ्लिक्स द्वारा हमें देखने को मिलने वाली है। सारी कुछ जानकारी मैं आपको बताऊंगा, जैसे प्री प्रोडक्शन है, रिलीजिंग, कास्टिंग, कितने एपिसोड हमें देखने को मिलेगी, क्या स्टोरी देखने को मिलेगी, सारी कुछ जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर दें। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। एरिक एक आगामी 6 भाग वाली ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थ्रिलर टेलीविजन मिनी सीरीज है जिसे स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स के लिए बनाया गया है, जिसमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच मुख्य भूमिका में है। इसकी पटकथा अबी मॉर्गन ने लिखी है, जबकि लूसी फोर्ब्स ने इसका निर्देशन किया है और होली पुलिंगर ने इसका निर्माण किया है। यह सीरीज 30 मई 2024 को रिलीज होने वाली है। सारांश: विंसेंट 1980 के दशक के न्यूयॉर्क में एक कठपुतली कलाकार है जिसका 9 वर्षीय बेटा एडगर लापता हो गया है। विंसेंट का बढ़ता हुआ अस्थिर व्यवहार उसे उसके दोस्तों और परिवार से अलग कर देता है। एक मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या के बाद विंसेंट को यकीन हो जाता है कि वह अपने 7 फुट लंबे कठपुतली एरिक की मदद से एडगर से फिर से मिल सकता है। 2. कास्ट: बेनेडिक्ट कम्बरबैच विंसेंट, इवान मॉरिस होवे एडगर, गैबी हॉफमैन कैसी एंडरसन के रूप में, मैककिनले बेल्चर 3 माइकल लेड्रोइट के रूप में, रॉबर्टा कोलिंड्रेज, जेफ हेफन, वेड एलन मार्कस अलीगेटोर के रूप में, मार्क गिलिस, विलियम इलियट, डैन फोगलर, क्लार्क पीटर्स, फोबे निकोल्स, डेविड डेनमैन, बामर केन, अडेपेरो ओडवे, एलेक्सिस मोलनार, डोनाल्ड सेज मैके जेरी के रूप में। उत्पादन: नेटफ्लिक्स ने नवंबर 2021 में प्रोडक्शन कंपनियों लिटिल चिक और सिस्टर द्वारा बनाई जाने वाली 6 भाग की सीरीज का निर्माण शुरू किया। 3. स्क्रिप्ट अबी मॉर्गन ने लिखी है, जबकि लूसी फोर्ब्स ने निर्देशन किया है और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। होली पुलिंगर इस सीरीज का निर्माण करेंगी, जबकि कम्बरबैच कार्यकारी निर्माता के रूप में अभिनय करेंगे। सिस्टर की जेन फेदरस्टोन और लूसी डाइक भी कार्यकारी निर्माता होंगी और मॉर्गन लिटिल चिक के माध्यम से एक कार्यकारी निर्माता भी हैं। 4. कास्टिंग: फरवरी 2023 में यह पता चला कि कम्बरबैच के साथ कलाकारों में गैबी हॉफमैन, मैककिनले बेल्चर 3, डैन फोगलर, क्लार्क पीटर्स, इवान मॉरिस होवे, फोबे निकोल्स, डेविड डेनमैन, बामर केन, एडेपेरो ओड्यू, एलेक्सिस मोलनार और रॉबर्टा कोलिंड्रेज शामिल होंगे। उसी महीने बाद में जेफ हेफन और वेड एलन मार्कस कलाकारों में शामिल हो गए। 5. 6. फिल्मांकन: मुख्य फोटोग्राफी 2023 की शुरुआत में बुडापेस्ट और न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ शुरू हुई। 7. कम्बरबैच को मीडिया ने सड़क पर चश्मे और गहरे हरे रंग के ट्रेंच कोट में फोटो खिंचवाया। 8. प्रसारण: यह सीरीज 30 मई 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। एबिगेल लुइस मॉर्गन ओबीई, जन्म 1968, एक वेल्श नाटककार और पटकथा लेखिका हैं जो टेलीविजन के लिए अपने कामों के लिए जानी जाती हैं, जैसे सेक्स ट्रैफिक और द आवर, और फिल्में ब्रिक लेन, द आयरन लेडी, शेम और सफ्रागेट। प्रारंभिक जीवन: अबीगैल लुइस मॉर्गन का जन्म 1968 में वेल्स के कार्डिफ में हुआ था। 1. 2. वह अभिनेत्री पैट इंग्लैंड और थिएटर निर्देशक गैरेथ मॉर्गन की बेटी हैं, जो न्यूकैसल अपॉन टाइन, अब नॉर्दर्न स्टेज, में गुल्बेंकियन थिएटर के निर्देशक थे। जब वह किशोरी थी तब उसके माता पिता का तलाक हो गया और उसका बचपन देश भर में घूमते हुए बीता। जबकि उसकी मां रिपर्टरी थिएटर में अभिनय करती थी, उसने 2010 में द स्कॉट्समैन को बताया कि उसने अपने बचपन के दौरान 7 अलग-अलग स्कूलों में पढ़ाई की थी। 3. उसकी बहन लंदन के यूनिकॉर्न थिएटर में फंड जुटाने वाली है। 4. खुद एक अभिनेत्री बनने की शुरुआती महत्वाकांक्षाओं के बाद उन्होंने एक्सेटर विश्वविद्यालय में नाटक और साहित्य पढ़ते हुए एक लेखक बनने का फैसला किया। 5. इसके बाद उन्होंने सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा में स्नातकोत्तर लेखन पाठ्यक्रम लिया। 4. लेखन करियर: रंगमंच। 5 साल तक किसी को भी अपनी रचनाएं दिखाने की हिम्मत न होने के कारण उनका पहला पेशेवर मंचीय कार्य 1998 में साउथहैम्पटन के नफिल थिएटर में स्किंड के साथ हुआ था। उन्होंने रॉयल एक्सचेंज स्टूडियो थिएटर मैनचेस्टर, रॉयल लिसेयम थिएटर, ट्रैवर्स थिएटर, एडिनबर्ग, नेशनल थिएटर ऑफ स्कॉटलैंड और रॉयल कोर्ट, लंदन के लिए नाटक लिखे हैं। 6.
बर्मिंघम रेप थिएटर द्वारा कमीशन किए गए और हैम्पस्टेड थिएटर के साथ सहनिर्मित उनके 2001 के नाटक टेंडर ने उन्हें 2002 के लॉरेंस ओलिवियर थिएटर अवार्ड्स में सबसे होनहार नाटककार के रूप में नामांकित किया। टेलीविज़न। मॉर्गन ने अपना पहला टेलीविज़न लेखन क्रेडिट 1998 में जारी आईटीवी ड्रामा सीरीज पीक प्रैक्टिस में प्राप्त किया। उसके बाद एक टेलीविज़न नाटक माई फ्रेजाइल हार्ट 2000 और 2002 में बीबीसी 2 ड्रामा मर्डर में जूली वाल्टर्स ने अभिनय किया। 4. उन्हें 2004 में चैनल 4 के लिए सेक्स ट्रैफिक नामक एकल नाटक लिखने का काम सौंपा गया था, जो बाल्कन से ब्रिटेन में तस्करी करके लाई गई एक किशोर लड़की के बारे में था। डेविड येट्स द्वारा निर्देशित इस नाटक ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरियल के लिए 2005 बाफ्टा पुरस्कार जीता था। उसके बाद से उन्होंने टेलीविज़न के लिए कई एकल नाटक लिखे हैं, जिनमें सुनामी, द आफ्टरमाथ 2006, व्हाइट गर्ल, व्हाइट का हिस्सा 2008 और रॉयल वेडिंग 2010 शामिल हैं, जो एक छोटे वेल्श खनन गांव में आयोजित घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में 1981 की रॉयल वेडिंग का अनुसरण करता है। उनके टेलीविज़न कार्य में बर्डसॉन्ग का लेखन भी शामिल है। मॉर्गन की पहली निरंतर ड्रामा सीरीज द ओवर 2011 थी, जो 1956 के स्वेज संकट के दौरान बीबीसी न्यूज़ रूम में सेट की गई थी। इसे दूसरी सीरीज के लिए कमीशन किया गया था 5, लेकिन दूसरी सीरीज प्रसारित होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। इसकी रेटिंग पहली की तुलना में 1/4 कम थी। 2013 में उन्होंने द ओवर के लिए मिनिसीरीज, मूवी या ड्रामेटिक स्पेशल के लिए उत्कृष्ट लेखन के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता, जिसे 2012 में भी नामांकित किया गया था। 7. मॉर्गन ने तलाक के वकीलों के निजी और पेशेवर जीवन के बारे में कानूनी ड्रामा द स्प्लिट लिखा, जिसे पहली बार अप्रैल 2018 में बीबीसी 1 पर दिखाया गया था। फिल्म। मॉर्गन ने सिनेमा के लिए भी लिखा है। मोनिका अली के उपन्यास ब्रिक लेन के उनके 2007 के रूपांतरण को समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था, लेकिन इसने विवाद पैदा कर दिया। कुछ ब्रिक लेन बंगालियों ने फिल्म को अपमानजनक करार दिया और एक योजनाबद्ध शाही फिल्म प्रदर्शन रद्द कर दिया गया। 4. उनकी अगली फिल्म द आयरन लेडी थी, जिसमें मेरिल स्ट्रीप ने मार्गरेट थैचर की भूमिका निभाई थी। इसके तुरंत बाद एक छोटे बजट का प्रोडक्शन शेम आया, जिसे स्टीव मैकवीन के साथ सहलिखा गया था। 5. द आयरन लेडी में उनके काम ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए बाफ्टा पुरस्कार में नामांकन दिलाया। 8. जबकि शेम में उनके काम ने उन्हें उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार में नामांकन दिलाया। उन्होंने कहा है कि वह हमेशा अपनी पिछली फिल्म की एक लाइन अपनी अगली फिल्म में डालती है। 9. उनकी अगली फिल्म द इनविजिबल वूमन क्लेयर टॉमलिन की इसी नाम की किताब का रूपांतरण थी, जो चार्ल्स डिकेंस और नेली टर्नन के बीच गुप्त प्रेम संबंध के बारे में थी, जो 1870 में उनकी मृत्यु तक 13 साल तक चली थी। फिल्म को 2013 में आलोचकों की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था, लेकिन मुख्य अभिनेत्री क्रिस्टिन स्कॉट थॉमस और मॉर्गन के बीच सेट पर झड़पों के बाद इसका उत्पादन कथित तौर पर तनावपूर्ण हो गया था, जिसका स्रोत कभी उजागर नहीं किया गया था। 10. ब्रेक्सिट के कट्टर विरोधी। मॉर्गन 2017 में ऑनलाइन नाटकों की एक श्रृंखला में योगदान देने वाले 9 प्रमुख नाटककारों में से एक थे, जो यूरोपीय संघ के जनमत संग्रह के परिणाम के कारणों और परिणामों पर प्रतिक्रिया देते थे। ब्रेक्सिट शॉर्ट्स शीर्षक से मॉर्गन के एक आलाप द एंड में पेनेलोप विल्टन ने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जो अपने 43 साल पुराने विवाह के अंत के परिणामों का सामना कर रही है। 11. नॉन फिक्शन। मई 2022 में मॉर्गन ने दिस इज नॉट ए पिटी मेमोयर नामक एक संस्मरण जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने पति की एन्सेफ्लाइटिस और कैपग्रस भ्रम के साथ लड़ाई पर चर्चा की। 12. व्यक्तिगत जीवन। मॉर्गन अपने पति अभिनेता जैकब क्रिचेव्स्की और अपने 2 बच्चों के साथ हरिंगी में स्ट्राउड ग्रीन के उत्तरी लंदन पड़ोस में रहती हैं। 13. उन्होंने जून 2021 में शादी की। 14. क्रिचेव्स्की को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और 2018 में एक नैदानिक परीक्षण में भाग लेने के बाद उन्हें एंटीएनएमडीए रिसेप्टर एन्सेफ्लाइटिस हो गया। 6 महीने तक चिकित्सकीय रूप से प्रेरित कोमा में रहने के बाद उन्हें कैपग्रस भ्रम हुआ और वे मॉर्गन को पहचान नहीं पाए। उन्होंने इन अनुभवों का वर्णन करते हुए एक संस्मरण दिस इज नॉट ए पिटी मेमोयर लिखा। 14. जनवरी 2020 में मॉर्गन ने कहा कि वह स्तन कैंसर से उबर रही हैं। 15. उन्होंने कीमोथेरेपी और मास्टेक्टोमी करवाई थी। 16. मॉर्गन को 2018 बर्थडे ऑनर्स में थिएटर और स्क्रीन राइटिंग में सेवाओं के लिए ओबी नियुक्त किया गया था। 17. चयनित कार्य नाटक स्किन्ड 1997।
स्लीपिंग अराउंड 1998, मार्क रेवेनहिल, स्टीफन ग्रीनहॉर्न और हिलेरी फैनिन के साथ सहलिखित। फास्ट फूड 1999, स्प्लेंडर 2000, टिनी डायनामाइट 2001, टेंडर 2001, मॉन्स्टर मम 2005, फूजी 2008, चेन प्ले प्रोडक्शन 2, नील लाबुटे, माइक पॉल्टन और तान्या रोंडर के साथ सहलिखित। द नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन 2009, द ग्रेट गेम अफगानिस्तान का हिस्सा। लव सॉन्ग 2011, 27, 2011, द मिस्ट्रेस कॉन्ट्रैक्ट 2014, 18, अंत 2017, फिल्म पटकथाएं, ब्रिक लेन 2007, द आयरन लेडी 2011, शर्म 2011, अदृश्य महिला 2013, सफरागेट 2015, टेलीविजन, मेरा नाजुक दिल 2000, हत्या 2002, सेक्स ट्रैफिक 2004, सुनामी द आफ्टरमैथ 2006, व्हाइट गर्ल व्हाइट 2008 का हिस्सा हेट्टी मैकडोनाल्ड के साथ कोलोन सम्मेलन में टीवी स्पील फिल्म पुरस्कार जीता। रॉयल वेडिंग 2010, द आवर 2011, बर्ड सॉन्ग 2012, नदी 2015, द स्प्लिट 2018, 2020, 2022, एरिक 2024, द स्प्लिट अप टीबीए उर्सुला रानी समा के साथ 19, बेनेडिक्ट टिमोथी कार्लटन कम्बरबैच सीबीई, जन्म 19 जुलाई 1976, एक अंग्रेजी अभिनेता और परोपकारी व्यक्ति हैं। स्क्रीन और स्टेज पर अपने काम के लिए जाने जाने वाले उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें एक बाफ्टा टीवी अवार्ड, एक प्राइमटाइम एमी अवार्ड और एक लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड शामिल हैं। इसके अलावा 2 अकादमी पुरस्कार और 4 गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकन भी शामिल हैं। 2014 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया और 2015 में उन्हें प्रदर्शन कला और दान के लिए सेवाओं के लिए सीबीई नियुक्त किया गया। कम्बरबैच ने मैनचेस्टर के विक्टोरिया विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया और लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट में शास्त्रीय अभिनय में मास्टर ऑफ आर्ट्स प्राप्त किया। उन्होंने 2005 में रिचर्ड आयरे के हेडा गैबलर के पुनरुद्धार में वेस्ट एंड में अपनी शुरुआत करने से पहले शेक्सपियर के थिएटर प्रोडक्शंस में अभिनय करना शुरू किया। तब से उन्होंने आफ्टर द डांस 2010 और फ्रैंकस्टीन 2011 के रॉयल नेशनल थिएटर प्रोडक्शंस में अभिनय किया है, जिसमें बाद के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार जीता है। 2015 में उन्होंने बार्बिकन थिएटर में हेमलेट में शीर्षक भूमिका निभाई। कम्बरबैच के टेलीविजन काम में फिल्म हॉकिंग 2004 में स्टीफन हॉकिंग की भूमिका शामिल है। 2010 से 2017 तक सीरीज शर्लक में शर्लक होम्स की भूमिका निभाने के लिए उन्हें व्यापक पहचान मिली, जिसके लिए उन्होंने उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। मिनी सीरीज पैट्रिक मेलरोज 2018 में शीर्षक भूमिका निभाने के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा टीवी पुरस्कार जीता। फिल्मों में कम्बरबैच को द इमिटेशन गेम 2014 में एलन ट्यूरिंग की भूमिका निभाने और द पावर ऑफ द डॉग 2021 में एक अस्थिर रैंचर की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उन्होंने कई पीरियड ड्रामा में अभिनय किया है, जिसमें अमेजिंग ग्रेस 2006, एटोनमेंट 2007, टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई 2011, 12 ईयर्स ए स्लेव 2013, द करंट वॉर 2017, 1917, 2019 और द कुरियर 2020 शामिल हैं। उन्होंने स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस 2013 में खान, द हॉबिट फिल्म सीरीज 2012 से 2014 में स्मॉग और सौरोन और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉ. स्टीफन स्ट्रेंज की भूमिका निभाते हुए कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 2022 फिल्में शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म, परिवार और स्कूली शिक्षा। बेनेडिक्ट टिमोथी कार्लटन कम्बरबैच का जन्म 19 जुलाई 1976 को लंदन के हैमरस्मिथ जिले के क्वीन चार्लोट और चेल्सी अस्पताल में हुआ था। 3 अभिनेता टिमोथी कार्लटन, जन्म टिमोथी कार्लटन कॉन्गडन कम्बरबैच और वांडा वेंथम के घर। 4 वह केंसिंगटन और चेल्सी के बोरो में पले बढ़े। उनकी मां की पहली शादी से उनकी एक सौतेली बहन ट्रेसी पीकॉक है। 5
कम्बरबैच ने 8 साल की उम्र से बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ाई की। 6. वेस्ट ससेक्स के ईस्ट ग्रिंस्टेड के पास एक प्रीप स्कूल ब्रैम्बलटाई में पढ़ाई की। 7. उन्होंने हेयरो स्कूल में एक कला विद्वान के रूप में माध्यमिक स्कूली शिक्षा ली। 8. 9. वह रटिगन सोसाइटी के सदस्य थे, जो हेयरो का नाटकीय कलाओं का प्रमुख क्लब था, जिसका नाम ओल्ड हेयरोवियन और नाटककार सर टेरेंस रटिगन के नाम पर रखा गया था। 10. वह स्कूल में शेक्सपियर के कई कामों में शामिल थे और उन्होंने 12 साल की उम्र में ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में टाइटेनिया, क्वीन ऑफ द फेरीज के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की। 11. उनकी पहली प्रमुख भूमिका बर्नार्ड शॉ के पाइगमेलियन में एलिजा डूलिटल के रूप में थी। 13. अपनी क्षमताओं के बावजूद एयरो में कम्बरबैच के नाटक शिक्षक ने उन्हें अभिनय में करियर के खिलाफ चेतावनी दी, इसे कठिन व्यवसाय कहा। 14. तृतीयक शिक्षा। एयरो छोड़ने के बाद कम्बरबैच ने भारत के दार्जिलिंग में एक तिब्बती मठ में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में स्वयंसेवा करने के लिए 1 वर्ष का अंतराल लिया। 15. इसके बाद उन्होंने मैनचेस्टर के विक्टोरिया विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां उन्होंने नाटक का अध्ययन किया। 16. उन्होंने लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट में एक अभिनेता के रूप में अपना प्रशिक्षण जारी रखा, शास्त्रीय अभिनय में एमए के साथ स्नातक किया। 17. जनवरी 2018 में कम्बरबैच ने के अध्यक्ष के रूप में टिमोथी वेस्ट का स्थान लिया। 18. 1728 में 19. बेनेडिक्ट कम्बरबैच के 7वें परदादा, सेंट एंड्रयू, बारबाडोस के अब्राहम कम्बरबैच, मृत्यु 1753, ने वेस्ट इंडीज के बारबाडोस द्वीप पर संपत्तियां अर्जित कीं। 20. जिसमें गुलाम लोगों को श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सेंट निकोलस एबे कम से कम 200 वर्षों तक कम्बरबैच के पूर्वजों के स्वामित्व में था। 21. ये संपत्तियां पीढ़ियों से बेनेडिक्ट के परदादा, अब्राहम पैरी कम्बरबैच, 22. 23. 1840 में हेलिंगली, ससेक्स में मृत्यु हो गई, को हस्तांतरित की गईं। वह 2 संपदाओं, क्लेलैंड और लेमिंग्स के अनुपस्थित जमींदार थे, जिसके लिए उन्हें दास मुआवजे के रूप में 5388 पाउंड मिले थे। दास्ता उन्मूलन अधिनियम 1833 द्वारा दास्ता को समाप्त करने के 4 साल बाद दास मुआवजा अधिनियम 1837 के माध्यम से। 24. क्लेलैंड बागान ने 250 लोगों को गुलाम बनाया और उस समय कम्बरबैच परिवार की काफी संपत्ति का मुख्य स्रोत था। 25. वे ब्रिटेन के सबसे अमीर परिवारों में से एक थे। 19. मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं। 25. 26. की बारबाडोस नेशनल टास्क फोर्स ऑन रिपेरेशंस, जो व्यापक कैरिबियन के कैरिकॉम रिपेरेशंस कमीशन के हिस्से के रूप में जनवरी 2023 तक 19. अमीर ब्रिटिश सांसद रिचर्ड ड्रेक से उनके पूर्वजों की गुलामी में संलिप्तता के लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर रहा है। 27. कम्बरबैच जैसे परिवारों से भी क्षतिपूर्ति मांगने पर विचार कर सकता है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने कहा है कि उनके जन्म के समय तक अधिकांश धन समाप्त हो चुका था और वे निश्चित रूप से मध्यम वर्ग 19, 25, 26 या उच्च मध्यम वर्ग में पले बढ़े। 28. ड्रेक्स परिवार अभी भी बारबाडोस में एक बड़ी संपत्ति का मालिक है और रिचर्ड ड्रेक्स के बारे में कहा जाता है कि उनकी संपत्ति कम से कम 150 पाउंड मिलियन है। 27. बारबाडोस के अधिकारियों ने तब से उन अटकलों को खारिज कर दिया है और उन्हें भ्रामक और भ्रामक ब्रिटिश पीत पत्रकारिता का अभियान कहा है। 29. अब्राहम पैरी कम्बरबैच के बेटे, बेनेडिक्ट के परदादा, रॉबर्ट विलियम कम्बरबैच, तुर्की और रूसी साम्राज्य में ब्रिटिश वाणिज्य दूत थे। 30. 31. उनके परदादा, हेनरी अल्फ्रेड कम्बरबैच भी एक राजनयिक थे, जिन्होंने तुर्की और लेबनान में वाणिज्य दूत के रूप में कार्य किया था, और उनके दादा, हेनरी कार्लटन कम्बरबैच, दोनों विश्व युद्धों के पनडुब्बी अधिकारी थे और लंदन के उच्च समाज के एक प्रमुख व्यक्ति थे। 32. 33. कम्बरबैच किंग रिचर्ड III के 16वें चचेरे भाई हैं, जिन्हें उन्होंने द हॉलो क्राउन में चित्रित किया था। 34. 35. 36. उन्होंने रिचर्ड III के 2015 के पुनर्जन्म में भाग लिया और एक कविता पढ़ी। 37. 38. प्रदर्शन कला कैरियर। यह भी देखें बेनेडिक्ट कम्बरबैच के प्रदर्शनों की सूची। थिएटर। अप्रैल 2011 में फ्रैंकस्टीन के रिहर्सल के दौरान। 2001 से कम्बरबैच ने रीजेंट पार्क ओपन एयर, अल्मेडा, रॉयल कोर्ट और रॉयल नेशनल थिएटर्स में 1 दर्जन क्लासिक नाटकों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं।
उन्हें हेडा गैबलर में जॉर्ज टेस्मैन की भूमिका के लिए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जिसे उन्होंने 16 मार्च 2005 को अल्मेडा थिएटर में और 19 मई 2005 को ड्यूक ऑफ यॉर्क के थिएटर में वेस्ट एंड में स्थानांतरित होने पर प्रदर्शित किया था। 39 इस स्थानांतरण ने उनकी पहली वेस्ट एंड उपस्थिति को चिह्नित किया। 40 जून 2010 में कम्बरबैच ने रॉयल नेशनल थिएटर में थिया शेरॉक द्वारा निर्देशित सर टेरेंस रेटिगन के आफ्टर द डांस के पुनरुद्धार का नेतृत्व किया। 41 उन्होंने व्यावसायिक और आलोचनात्मक सफलता के लिए 1920 के दशक के अभिजात डेविड स्कॉट फाउलर की भूमिका निभाई। 42 इस नाटक ने सर्वश्रेष्ठ पुनरुद्धार सहित 4 ओलिवियर पुरस्कार जीते। 43 उन्होंने डैनी बॉयल के द चिल्ड्रंस मोनोलॉग्स में अभिनय किया, जो 14 नवंबर 2010 को लंदन के ओल्ड विक थिएटर में एक नाटकीय चैरिटी कार्यक्रम था, जिसे ड्रामेटिक नीड द्वारा निर्मित किया गया था। 44 फरवरी 2011 में कम्बरबैच ने रॉयल नेशनल थिएटर में मैरी शेली के फ्रैंकस्टीन के बॉयल के स्टेज प्रोडक्शन में जॉनी ली मिलर के विपरीत विक्टर फ्रैंकस्टीन और उसके प्राणी दोनों को वैकल्पिक रातों पर खेलना शुरू किया। 45-46 फ्रैंकस्टीन को मार्च 2011 में नेशनल थिएटर लाइव के एक भाग के रूप में सिनेमाघरों में प्रसारित किया गया था। 47 उन्होंने 2011 में ट्रिपल क्राउन ऑफ लंदन थिएटर हासिल किया, जब उन्हें फ्रैंकस्टीन में उनके प्रदर्शन के लिए ओलिवियर अवार्ड, इवनिंग स्टैंडर्ड अवार्ड और क्रिटिक्स सर्कल थिएटर अवार्ड मिला। 48 कम्बरबैच 50 ईयर्स ऑन स्टेज में रॉयल नेशनल थिएटर कंपनी के सदस्यों की कास्ट का हिस्सा थे, जो 2 नवंबर 2013 को रॉयल नेशनल थिएटर की 50वीं सालगिरह के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम था। उन्होंने सर टॉम स्टॉपर्ड के नाटक रोसेनक्रांच एंड गिल्डेनस्टर्न आर डेड के एक चयनित दृश्य में रोसेनक्रांच की भूमिका निभाई। 49 इस शो का निर्देशन सर निकोलस हाइटन ने किया था और इसे BBC 2 और नेशनल थिएटर लाइव के एक हिस्से के रूप में दुनिया भर के सिनेमाघरों में प्रसारित किया गया था। 50 कम्बरबैच लंदन के बारबिकन थिएटर में शेक्सपियर के हेमलेट की भूमिका निभाने के लिए थिएटर में लौटे। प्रोडक्शन का निर्देशन लिंडसे टर्नर ने किया था और इसका निर्माण सोनिया फ्रीडमैन ने किया था, जिसने अगस्त 2015 में अपना 12 सप्ताह का प्रदर्शन शुरू किया था। 51, 52, 53 सहकलाकार सियान ब्रुक के प्रदर्शन को नेशनल थिएटर कंपनी द्वारा उपग्रह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेमलेट इन रिहर्सल के रूप में प्रसारित किया गया था। 54, 55 उन्होंने इस भूमिका के लिए अपना तीसरा लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। 56 टेलीविजन मार्च 2010 में लंदन के चाइनाटाउन में शर्लक का फिल्मांकन। कम्बरबैच की शुरुआती टेलीविजन भूमिकाओं में हार्ट बीट 2000, 2004 में 2 अलग-अलग अतिथि भूमिकाएं, टिपिंग द वेलवेट 2002 में फ्रेडी, कैम्ब्रिज जासूस 2003 में एडवर्ड हैंड और ITV कॉमेडी ड्रामा सीरीज 40 सोमिंग 2003 में रोरी शामिल हैं। उन्होंने स्पूक्स और साइलेंट विटनेस में भी अभिनय किया। 2004 में उन्होंने हॉकिंग में स्टीफन हॉकिंग के रूप में टेलीविजन में अपना पहला मुख्य भाग निभाया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा टीवी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और उन्होंने टेलीविजन फिल्मों के लिए गोल्डन निम्फ, एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जीता। बाद में उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला क्यूरियोसिटी के पहले एपिसोड में हॉकिंग की आवाज प्रदान की। 2005 में कम्बरबैच ने सर विलियम गोल्डिंग की त्रयी पर आधारित मिनी सीरीज टू द एंड्स ऑफ द अर्थ में नायक एडमंड टैलबोट की भूमिका निभाई। फिल्मांकन के दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक भयानक कारजैकिंग का अनुभव किया, जिससे वे भागने में सफल रहे। 58 उन्होंने 2005 में कॉमेडी स्केच शो ब्रोकन न्यूज और चैनल 4 सिटकॉम नाथन बार्ली में संक्षिप्त रूप से भूमिकाएं निभाईं और स्टुअर्ट ए लाइफ बैकवर्ड्स के टेलीविजन रूपांतरण में टॉम हार्डी के साथ अभिनय किया, जो सितंबर 2007 में BBC पर प्रसारित हुआ। 59 2008 में कम्बरबैच ने BBC मिनी सीरीज ड्रामा द लास्ट एनिमी में मुख्य किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें मिनी सीरीज या टीवी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सैटेलाइट अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 2009 में वह अगाथा क्रिस्टी की मिस मार्पल, मर्डर इज ईजी में ल्यूक फिट्जविलियम के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने स्मॉल आइलैंड के टीवी रूपांतरण में बर्नार्ड की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 60 कम्बरबैच ने माइकल डॉब्स के नाटक द टर्निंग पॉइंट 61 में अभिनय किया, जो स्काई आर्ट्स पर लाइव प्रसारित टीवी नाटकों की श्रृंखला में से एक के रूप में प्रसारित हुआ।
नाटक में सोवियत जासूस गाय बर्गेस, जो उस समय बीबीसी के लिए काम कर रहे एक युवक थे, और विंस्टन चर्चिल के बीच अक्टूबर 1938 की मुलाकात को दर्शाया गया था। 63 उन्होंने 6 भाग की श्रृंखला साउथ पैसिफिक यूएस शीर्षक वाइल्ड पैसिफिक का वर्णन किया, जो मई से जून 2009 तक बीबीसी 2 पर प्रसारित हुआ। 64 2010 में कम्बरबैच ने वैन गॉग पेंटेड विद वर्स में विंसेंट वैन गॉग का किरदार निभाया। डेली टेलीग्राफ ने उनके प्रदर्शन को एक ट्रीट वैन गॉग को भावुक, नीली आंखों वाले जीवन में जीवंत रूप से पेश करना कहा। 65 उसी वर्ष कम्बरबैच ने बीबीसी बटा पीबीएस की संयुक्त टेलीविजन श्रृंखला शर्लक में शर्लक होम्स की भूमिका निभानी शुरू की, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। 66 67 68 दूसरी श्रृंखला यूनाइटेड किंगडम में नए साल के दिन 2012 से शुरू हुई। 69 और मई 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पीबीएस पर प्रसारित की गई। 70 तीसरी श्रृंखला जनवरी से फरवरी 2014 में 3 सप्ताह की अवधि में पीबीएस पर प्रसारित हुई। कम्बरबैच के पास आज तक का सबसे आक्रामक फैन बेस है, जो सोशल मीडिया साइट टम्बलर पर बिग 3 फैंडम का हिस्सा है, जिसे सुपरहुलॉक कहा जाता है। 71 अप्रैल 2015 में कम्बरबैच को शर्लक की तीसरी श्रृंखला के लिए सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता के लिए अपने 6ठे ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 72 73 2016 में उन्हें एक बार फिर एमी के लिए मिनिसीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्टर के रूप में नामांकित किया गया, इस बार शर्लक द एबोमिनेबल ब्राइड के लिए। 74 2012 में उन्होंने रेबेका हॉल के साथ बीबीसी और एचबीओ द्वारा सहनिर्मित मिनीसीरीज परेड्स एंड का नेतृत्व किया। फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड के इसी नाम के उपन्यासों के टेट्रालॉजी का एक रूपांतरण, इसे 5 एपिसोड के रूप में फिल्माया गया था, जिसका निर्देशन सुजाना वाहाइट ने किया था और सर टॉम स्टॉपर्ड ने इसे रूपांतरित किया था। 75 76 उनके प्रदर्शन ने कम्बरबैच को मिनीसीरीज या टीवी मूवी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा एमी पुरस्कार नामांकन दिलाया। 77 फरवरी 2014 में कम्बरबैच पीबीएस के लिए सेसम स्ट्रीट के पात्रों मरे और काउंट वॉन काउंट के साथ दिखाई दिए। 78 2016 में कम्बरबैच ने शेक्सपियर के इसी नाम के नाटक में रिचर्ड III को चित्रित किया, द हॉलो क्राउन। कम्बरबैच ने पैट्रिक मेलरोज में अभिनय किया, जो एडवर्ड सेंट ऑबिन उपन्यासों का एक लघु श्रृंखला रूपांतरण है, जो 12 मई 2018 को शोटाइम पर प्रसारित होना शुरू हुआ। 82 83 2019 में कम्बरबैच एचबीओ और चैनल 4 की टेलीविजन फिल्म ब्रेक्सिट द अनसिविल वॉर में ब्रिटिश राजनीतिक रणनीतिकार डोमिनिक कमिंग्स, जिन्होंने वोट लीव के अभियान निदेशक के रूप में काम किया, यूके के यूरोपीय संघ छोड़ने के पक्ष में आधिकारिक अभियान के रूप में दिखाई दिए। 84 2023 में उन्हें स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स के लिए मिनीसीरीज एरिक में एक कार्यकारी निर्माता और मुख्य भूमिका के लिए पुष्टि की गई थी। 85 पतली परत 2006 की फिल्म स्टार्टर फॉर दस को कम्बरबैच के बड़े पर्दे के करियर को लॉन्च करने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है। 86 इसके अलावा 2006 में कम्बरबैच ने 18वीं सदी के अंत 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सांसद विलियम पिट द यंगर की भूमिका अमेजिंग ग्रेस में निभाई, एक ऐसी भूमिका जिसने उन्हें लंदन फिल्म क्रिटिक्स सर्किल ब्रिटिश ब्रेकथ्रू एक्टिंग अवार्ड के लिए नामांकित किया। 87 एटोनमेंट 2007 में कम्बरबैच ने वह भूमिका निभाई जिसे द गार्जियन ने उनकी बड़ी फिल्मों में छोटी भूमिका कहा था, और सू वर्ट्यू और स्टीफन मोफैट का ध्यान उनकी ओर आया, जिन्होंने बाद में उन्हें शर्लक में कास्ट किया। 88 2008 में उन्होंने द अदर बोलिन गर्ल में सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने 2011 में जॉन ले कैरे के उपन्यास टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई के रूपांतरण में जॉर्ज स्माइली के दाहिने हाथ पीटर गुइलाम का किरदार निभाया था। इस फिल्म का निर्देशन टॉमस अल्फ्रेडसन ने किया था और इसमें गैरी ओल्डमैन और कॉलिन फर्थ ने अभिनय किया था। 89 कम्बरबैच ने 2011 में स्टीवन स्पीलबर्ग की वॉर हॉर्स में मेजर जेमी स्टीवर्ट की भूमिका निभाई थी। 89 सितंबर 2011 में टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई के प्रीमियर पर कम्बरबैच। 2012 में कम्बरबैच ने जे.आर.आर. टोल्किन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित द हॉबिट सीरीज की पहली किस्त इन अनएक्सपेक्टेड जर्नी में स्मॉग द ड्रैगन और नेक्रोमैंसर दोनों के लिए आवाज और मोशन कैप्चर प्रदान किया। 90 उन्होंने द डेसोलेशन ऑफ स्मॉग 2013 और द बैटल ऑफ द 5 आर्मीज 2014 के लिए स्मॉग और नेक्रोमैंसर के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया। 91 92 फिल्मों के मोशन कैप्चर पहलू के लिए
उन्होंने ड्रैगन के हावभाव और हरकतों को उजागर करने के लिए एक सूट और चेहरे के मार्कर का इस्तेमाल किया। कम्बरबैच ने टोटल फिल्म को बताया, आपको बस एक कालीन वाली फर्श पर अपना आपा खोना है, एक ऐसी जगह पर जो थोड़ी बहुत एक साधारण सरकारी इमारत जैसी दिखती है। वहां सिर्फ मैं ही था, 4 स्थिर कैमरे और सभी सेंसर के साथ। 2013 में कम्बरबैच जे अब्राम्स की सीक्वल स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस में फिल्म के प्रतिपक्षी खान के रूप में दिखाई दिए। 94 2013 की दूसरी छमाही में उनके द्वारा प्रदर्शित 4 फिल्मों में से 3 का टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रीमियर हुआ, द फिफ्थ एस्टेट, जिसमें उन्होंने विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे की भूमिका निभाई, 12 ईयर्स ए स्लेव, जिसमें उन्होंने एक गुलाम मालिक विलियम प्रिंस फोर्ड की भूमिका निभाई, और अगस्त, ओसेज काउंटी, जिसमें उन्होंने चार्ल्स एकेन की भूमिका निभाई। 95 बाद की फिल्म के आधिकारिक साउंड ट्रैक के लिए उन्होंने कैंट कीप इट इनसाइड शीर्षक से एक गीत रिकॉर्ड किया। कम्बरबैच ने ड्रीमवर्क्स एनिमेशन की फीचर फिल्म पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर में एक आवाज की भूमिका निभाई थी, जो नवंबर 2014 में रिलीज हुई थी। 97 इसके बाद उन्होंने ऐतिहासिक ड्रामा द इमिटेशन गेम में ब्रिटिश क्रिप्टोग्राफर एलन ट्यूरिंग के रूप में अभिनय किया, जो नवंबर 2014 में ही रिलीज हुई थी। इस भूमिका के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा, एसएजी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 101 मई 2014 में वह जॉनी डेप के साथ फिल्म ब्लैक मास के कलाकारों में शामिल हुए, जिसे वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया था। 102 नवंबर 2015 में डॉक्टर स्ट्रेंज के सेट पर काठमांडू में कम्बरबैच ने नवंबर 2016 में रिलीज हुई दोनों ही फिल्मों में डॉक्टर स्ट्रेंज की भूमिका निभाई। 103 अप्रैल 2018 में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, 104 और अप्रैल 2019 में एवेंजर्स एंड गेम में स्ट्रेंज का उनका चित्रण स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 2022 में भी दिखाई दिया। 105 उन्होंने सितंबर 2017 में फिल्म द करंट वॉर में बिजली टाइटन थॉमस एडिसन की भूमिका निभाई। 106 2018 में कम्बरबैच ने फिल्म द ग्रिंच में शीर्षक चरित्र को आवाज दी। 107 और मोगली लीजेंड ऑफ द जंगल 108 2019 में वह सैम मेंडेस की प्रथम विश्व युद्ध की फिल्म 1917 में ब्रिटिश कर्नल मैकेंजी के रूप में संक्षिप्त रूप से दिखाई दिए। 109 2021 में कम्बरबैच ने जेन कैंपियन द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक द पावर ऑफ द डॉग में अभिनय किया। फिल्म में उनके अभिनय को सराहा गया। 110 और उन्हें अकादमी पुरस्कार, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 111 112 113 114 उसी वर्ष कम्बरबैच ने द इलेक्ट्रिकल लाइफ ऑफ लुइस वेन में लुइस वेन की भूमिका निभाई, जो एक विलक्षण अंग्रेजी कलाकार था जो मानवरूपी बड़ी आंखों वाली बिल्लियों को चित्रित करने के लिए जाना जाता था। 115 कम्बरबैच वेस एंडरसन की द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर 2023 में मुख्य किरदार निभाते हैं, जो रोनाल्ड डाहल की एक लघु कहानी का लघु फिल्म रूपांतरण है। वह राल्फ फिएनेस, देव पटेल और बेन किंग्सले के साथ दिखाई देते हैं। 116 रेडियो कम्बरबैच ने बार बार रेडियो के लिए अपना स्नेह व्यक्त किया है और बीबीसी के लिए कई प्रोडक्शन किए हैं। 117 उनके सबसे प्रसिद्ध रेडियो काम में 2009 में जॉन मॉर्टिमर के उपन्यास रम्पोल और पेंज बंगला मर्डर्स का रूपांतरण है। उन्होंने यंग रम्पोल की भूमिका निभाई और मॉर्टिमर के कार्यों के 9 और रूपांतरणों में भूमिका निभाई। 2008 और 2014 के बीच उन्होंने बीबीसी रेडियो 4 के सिटकॉम केबिन प्रेशर में स्टेफनी कोल, जॉन फिनमोर और रोजर अल्लाम के साथ कैप्टन मार्टिन क्रिफ की भूमिका निभाई। 118 इसके बाद उन्होंने 2013 में नील गैमन के नेवरवेयर के बीबीसी रेडियो 4 रूपांतरण में एंजेल इस्लिंगटन की भूमिका निभाई। नॉर्मैंडी लैंडिंग की 70वीं वर्षगांठ के लिए 6 जून 2014 को कम्बरबैच ने बीबीसी रेडियो 4 के लिए जून 1944 से मूल बीबीसी रेडियो बुलेटिन पढ़े। 120 वर्णन कम्बरबैच ने नेशनल जियोग्राफिक और डिस्कवरी चैनलों के लिए कई वृत्तचित्रों का वर्णन किया है। उन्होंने कई ऑडियोबुक के लिए भी पढ़ा है, जिसमें कैसानोवा, द टेम्पेस्ट, द मेकिंग ऑफ म्यूजिक, डेथ इन ए व्हाइट टाई, आर्टिस्ट इन क्राइम, टॉम एंड विव और शर्लक होम्स, द रिडिस्कवर्ड रेलवे मिस्ट्रीज एंड अदर स्टोरीज शामिल हैं।
उन्होंने कई विज्ञापनों के लिए वॉइस ओवर किया है, जिसमें जगुआर, सोनी, पिम्स और गूगल प्लस जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें 7 एजेस ऑफ मैन मोनोलॉग का प्रदर्शन किया गया है। 2012 के लंदन ओलंपिक के लिए वह लंदन के इतिहास पर एक लघु फिल्म में दिखाई दिए, जिसने उद्घाटन समारोह की बीबीसी कवरेज शुरू की। 121 उन्होंने 2 चिल्टेनहम फेस्टिवल्स के लिए उपस्थिति दर्ज कराई। 123 2012 में उन्होंने लेखक और कवि साइमन क्लेरी द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित लेट नाइट टेल्स के लिए फ्लैट ऑफ एंगल्स नामक 4 भाग बोले गए शब्द ट्रैक के लिए अपनी आवाज दी, जिसकी अंतिम किस्त 9 मई 2014 को रिलीज हुई थी। 124 125 2012 में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री गर्लफ्रेंड इन ए कोमा में दांते एलिघिएरी की आवाज दी। 126 2013 में कम्बरबैच ने प्राचीन शहर के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म जेरूसलम का वर्णन किया। इसे दुनिया भर के आईमैक्स 3D थिएटरों में नेशनल जियोग्राफिक सिनेमा वेंचर्स द्वारा वितरित किया गया था। 127 128 उसी वर्ष वह गॉर्डन गेटी के ओपेरा अशर हाउस की रिकॉर्डिंग में एक विशेष अतिथि के रूप में दिखाई दिए, जहां उन्होंने आगंतुक की भूमिका को आवाज दी, जिसे पेंटाटोन द्वारा रिकॉर्ड और रिलीज किया गया। 129 130 उन्होंने 2014 में वीमियो और विजन फिल्म्स के लिए पुर्तगाली फुटबॉलर के बारे में डॉक्यूमेंट्री क्रिस्टियानो रोनाल्डो द वर्ल्ड एट हिज फीट का वर्णन किया। 131 अगस्त 2014 में उन्होंने कैनोंगेट बुक्स के लिए विलियम गोल्डिंग के 1964 के उपन्यास द स्पायर का पहला अनब्रिज्ड ऑडियोबुक रिकॉर्ड किया। 132 संगीत 28 सितंबर 2016 को लंदन में रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित संगीतकार के एक शो के दौरान कम्बरबैच पिंक फ्लॉयड के सदस्य डेविड गिल्मर के साथ मंच पर दिखाई दिए। उन्होंने कंफर्टेबली नंब गीत पर मुख्य गायन किया, जिसमें मूल रूप से रोजर वाटर्स द्वारा गाए गए पद्य खंड शामिल थे। 133 इम्प्रेशनिस्ट दूसरों की नकल करने में माहिर, कम्बरबैच को वल्चर पत्रिका द्वारा सेलिब्रिटी इम्प्रेशनिस्टों का नया राजा कहा गया था। 134 उन्होंने कई चैट शो में मशहूर हस्तियों की नकल की है, जैसे बीबीसी पर द ग्राहम नॉर्टन शो, एनबीसी पर द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन और एमटीवी जैसे चैनलों पर सामान्य साक्षात्कारों में। 135 उनके प्रतिरूपणों में एलन रिकमैन, शॉन कॉनरी, जैक निकोलसन, टॉम हिडलेस्टन, माइकल केन, क्रिस्टोफर वॉकेन, टॉम हॉलैंड, बैन, जॉन माल्कोविच, मैथ्यू मैककोनाघे, टेलर स्विफ्ट और चेवबाका शामिल हैं। 134 उत्पादन कंपनी कम्बरबैच, एडम एकलैंड, लेखक निर्देशक पैट्रिक मोनरो, एक्शन समन्वयक बेन डिलन और प्रोडक्शन मैनेजर एडम सेल्वेस ने 2013 के अंत में एक प्रोडक्शन कंपनी सनी मार्च लिमिटेड लॉन्च की। 136 कंपनी के बैनर तले उनका पहला प्रोजेक्ट 87,000 पाउंड की क्राउड फंडेड शॉर्ट फिल्म लिटिल फेवर थी, जिसे मोनरो ने लिखा और निर्देशित किया था और इसमें कम्बरबैच मुख्य भूमिका में थे। 30 मिनट की यह एक्शन थ्रिलर 5 नवंबर 2013 को आईट्यून्स पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हो गई। 136 137 2022 में द एंड वी स्टार्ट फ्रॉम पर फिल्मांकन शुरू हुआ, जो इसी नाम के मेगन हंटर उपन्यास का रूपांतरण है, जिसके अधिकार कंपनी ने 2017 में हासिल किए थे। 138 अन्य गतिविधियों दान कम्बरबैच द प्रिंस ट्रस्ट के लिए एक राजदूत हैं। 139 140 वह ऑड आर्ट्स, एनोज अफ्रीका और ड्रामेटिक नीड सहित वंचित युवाओं की मदद करने के लिए कला का उपयोग करने पर केंद्रित संगठनों के समर्थक और संरक्षक हैं। 141 142 143 2004 में स्टीफन हॉकिंग को चित्रित करने के बाद से वह एक राजदूत रहे हैं और 2015 में संरक्षक। 144 मोटर न्यूरॉन रोग एसोसिएशन के लिए और 2014 में संगठन के लिए आइस बकेट चैलेंज किया। 145 उन्होंने एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एसोसिएशन के लाभ के लिए एक रिकवरी फंड भी स्थापित किया। 146 147 148 कम्बरबैच ने विलो फाउंडेशन और थॉमस कोरम फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन सहित चैरिटी और फंडराइजर के लिए कलाकृतियां दान की हैं। 149 150 कम्बरबैच बाएं से छठे खड़े और द चिल्ड्रेंस मोनोलॉग्स के कलाकार, लंदन के ओल्ड विक थिएटर में नवंबर 2010। प्रिंस फिलिप के साथ मिलकर कम्बरबैच ने 19 मार्च 2014 को सेंट जेम्स पैलेस में 85 युवाओं को ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड से सम्मानित किया। 151
युवा पुरस्कार कार्यक्रम की ओर से कम्बरबैच ने कहा, हमारी महत्वाकांक्षा पूरे ब्रिटेन में सैकड़ों हजारों लोगों तक इस अवसर को पहुंचाना है। 2014 के अंत में कम्बरबैच ने शर्लक होम्स थीम वाली पैडिंगटन भालू की मूर्ति डिजाइन की, जो फिल्म पैडिंगटन की रिलीज से पहले लंदन के आसपास स्थित 50 में से एक थी, जिसे नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन (NSPCC) के लिए धन जुटाने के लिए नीलाम किया गया था। 159 नवंबर 2014 में आउट के लिए द इमिटेशन गेम को बढ़ावा देने वाली कवर स्टोरी में कम्बरबैच ने बोर्डिंग स्कूलों में अपने समय के दौरान यौन प्रयोगों के बारे में बताया। जबकि प्रयोग हो रहे थे, मेरे मन में कभी यह नहीं आया कि ओह, यह वही है। यह सिर्फ लड़कों और उनके लिंगों के बारे में था, लड़कियों और योनि और स्तनों के बारे में भी ऐसा ही था। यह इच्छा से नहीं था। LGBT समूह स्टोनवॉल ने कम्बरबैच की टिप्पणियों की प्रशंसा करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया, किसी को सार्वजनिक रूप से देखना, विशेष रूप से बेनेडिक्ट जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को, समलैंगिक मुद्दों के बारे में सकारात्मक बात करते हुए, युवा समलैंगिक और उभयलिंगी लोगों के लिए शक्तिशाली है। बड़े होने वाले लोगों के लिए अक्सर ऐसे रोल मॉडल ढूंढना मुश्किल होता है जो यह प्रदर्शित करते हैं कि समलैंगिक या सीधे होना समान रूप से ठीक है। 161 कम्बरबैच सेव सोहो अभियान के संस्थापक सदस्य हैं, जिसका उद्देश्य सोहो में प्रतिष्ठित संगीत और प्रदर्शन कला स्थलों की रक्षा और पोषण करना है। 162 जनवरी 2015 को द गार्जियन में प्रकाशित एक खुले पत्र में कम्बरबैच ने अन्य लोगों के साथ साथ उन सभी समलैंगिक और उभयलिंगी पुरुषों के लिए माफी मांगी जिन्हें एलन ट्यूरिंग, जिन्हें कम्बरबैच ने द इमिटेशन गेम में चित्रित किया था, के समान अब निष्क्रिय अभद्रता कानूनों के तहत दोषी ठहराया गया था। 164 सितंबर 2015 में कम्बरबैच ने हेमलेट के एक प्रदर्शन के पर्दा कॉल के दौरान थिएटर जाने वालों को दिए भाषण में प्रवासी संकट पर यूके सरकार की प्रतिक्रिया की निंदा की, जिसके लिए वह अभिनय करते हैं। उन्होंने युवा सीरियाई शरणार्थियों की सहायता के अपने मिशन में चैरिटी सेव द चिल्ड्रन की मदद करने के लिए एक वीडियो अभियान भी चलाया। वह शरणार्थी समस्या के संबंध में सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए द गार्जियन में प्रकाशित एक खुले पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे। 165 उन्होंने लंदन के बारबिकन में हेमलेट के रूप में अपने पर्दा कॉल के बाद रात में भाषण भी दिए, जिसमें सीरियाई शरणार्थियों की मदद के लिए दान मांगा। रन के अंत में दर्शकों ने सेव द चिल्ड्रन के लिए 1,50,000 पाउंड से अधिक का योगदान दिया। 167 2017 में उन्होंने द बिग इश्यू को बताया, मैं समझता हूं कि कुछ लोग क्यों सोच सकते हैं कि मुझे सरकार द्वारा ऐसा न करने की शिकायत करने के बजाय लोगों को आवास देना चाहिए। लेकिन मैं जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि हम एक समाज के रूप में और अधिक कर सकते हैं, लेकिन हमने जरूरतमंद बच्चों के लिए पैसे जुटाए। इसलिए मुझे इसे करने का एक सेकंड के लिए भी पछतावा नहीं है और मैं इसे फिर से करूंगा, भले ही यह मुझे फायरिंग लाइन में डाल दे। 168 मई 2020 में कम्बरबैच उन 10 मशहूर हस्तियों में शामिल थे जिन्होंने रोनाल्ड डाहल के बच्चों के फंतासी उपन्यास जेम्स एंड द जायंट पीच की एक किस्त पढ़ी थी। ऑडियो विजुअल रीडिंग को ऑस्कर विजेता निर्देशक ताइका वेटिटी द्वारा वैश्विक गैरलाभकारी चैरिटी पार्टनर्स इन हेल्थ की सहायता के लिए प्रकाशित किया गया था, जिसे डाहल की बेटी ओफेलिया द्वारा सहस्थापित किया गया था, जो कमजोर क्षेत्रों में कोविड-19 से लड़ रहा था। 169 राजनीति 2003 में कम्बरबैच इराक युद्ध के खिलाफ लंदन में स्टॉप द वॉर कोएलिशन के विरोध में शामिल हुए। 170 उन्होंने वेस्टमिंस्टर में ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित 2010 के विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें खर्च की समीक्षा में अपेक्षित कटौती के कारण कला के लिए सुझाए गए जोखिमों पर चर्चा की गई थी। 171 2013 में उन्होंने ब्रिटेन सरकार द्वारा नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 174 कम्बरबैच LGBT+ अधिकारों के समर्थक हैं और जुलाई 2013 में उन्होंने दोस्तों के समलैंगिक विवाह में भाग लिया था। इस अध्यादेश के माध्यम से उन्होंने रॉबर्ट रिंडर, जिन्हें जज रिंडर के नाम से जाना जाता है, और उनके साथी सेठ कमिंग्स की शादी में भाग लिया। 176 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2014 के लिए वह अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को एमनेस्टी इंटरनेशनल के पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक थे। 177 कम्बरबैच खुद को नारीवादी मानते हैं।
178। 2016 में कम्बरबैच कला जगत के 280 से अधिक लोगों में से एक थे जिन्होंने जून 2016 में उस मुद्दे पर जनमत संग्रह के संबंध में यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय संघ में रहने के लिए वोट का समर्थन किया था। 179। पुरस्कार और सम्मान। मुख्य लेख बेनेडिक्ट कम्बरबैच द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। कम्बरबैच को प्रदर्शन कला और दान के लिए सेवाओं के लिए 2015 के जन्मदिन सम्मान में सीबीई नियुक्त किया गया था। 180। उन्होंने 10 नवंबर 2015 को बकिंघम पैलेस में एक निवेश समारोह में रानी से सम्मान प्राप्त किया। 181। फरवरी 2016 में कम्बरबैच को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के लेडी मार्गरेट हॉल में विजिटिंग फेलो नियुक्त किया गया था। 182। सार्वजनिक छवि और अन्य मान्यता। कम्बरबैच ने 2010 में शर्लक की पहली सीरीज के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की। 183, 184, 185। तब से उन्हें द थिंकिंग वुमन क्रम्पेट कहा जाता है और एम्पायर और पीपल सहित कई सेक्सिएस्ट मैन अलाइव सूचियों में उनका नाम मुख्य रहा है। 186, 187, 188, 189। लंदन के मैडम तुसाद में कम्बरबैच की मोम की मूर्ति। टैटलर ने 2012 में कम्बरबैच को यूनाइटेड किंगडम में सबसे योग्य बैचलर्स में सूचीबद्ध किया। 190। उसी वर्ष कम्बरबैच ने एक साइबर स्टॉकिंग घटना का वर्णन किया जिसमें उन्होंने पाया कि कोई व्यक्ति उनके लंदन स्थित घर में उनकी गतिविधियों को लाइव ट्वीट कर रहा था। 191। इसे स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, यह एक सतत प्रक्रिया है। यह सोचना कि कोई व्यक्ति एक दिन में मेरे द्वारा किए गए हर काम को जानता है और बाकी दुनिया को वास्तविक समय में बताता है। 192। डेरी मूर 12वें अर्ल ऑफ ड्रोघेडा द्वारा गैरिक क्लब में ली गई उनकी तस्वीर मूर की 2012 की पुस्तक एन इंग्लिश रूम का कवर थी। 193। 2013 में कम्बरबैच को टैटलर की ब्रिटेन में सबसे आकर्षक लोग सूची में 5वां स्थान दिया गया था, जो डचेस ऑफ कैम्ब्रिज से ऊपर और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय से ठीक नीचे था। 194। एंटरटेनमेंट वीकली ने कम्बरबैच को हॉलीवुड में 50 सबसे अच्छे और सबसे रचनात्मक मनोरंजनकर्ताओं में से एक के रूप में पहचाना। 195। वह जीक्यू, टाइम और द हॉलीवुड रिपोर्टर के न्यू ए लिस्ट अंक के कवर पर भी दिखाई दिए हैं। 196। एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टीव मैकक्वीन ने किया है और इसकी पटकथा जॉन रिडले ने लिखी है। यह सोलोमन नॉर्थअप द्वारा एक 853 में लिखे गए गुलामों के संस्मरण 12 ईयर्स ए स्लेव पर आधारित है। नॉर्थअप एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति है जिसे 1841 में वाशिंगटन डीसी में 2 ठगों ने अगवा कर लिया था और गुलामी में बेच दिया था। रिहा होने से पहले उसे 12 साल तक लुइसियाना राज्य में बागानों में काम करने के लिए रखा गया था। नॉर्थअप की कहानी के डेविड विल्सन के संस्करण का पहला विद्वत्तापूर्ण संस्करण 1968 में सू ईकिन और जोसेफ लॉक्सडन द्वारा सहसंपादित किया गया था। 7। सोलोमन नॉर्थअप की भूमिका में चिवेटेल एजियोफोर ने अभिनय किया है। सहायक भूमिकाएं माइकल फैसबेंडर, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, पॉल डानो, गैरेट डिलाहंट, पॉल जियामाटी, स्कूट मैकनेरी, लुपिता न्योंगो, एडेपेरो ओडुए, सारा पॉल्सन, ब्रैड पिट, माइकल केनेथ विलियम्स और अल्फ्रे वुडार्ड ने निभाई हैं। मुख्य फोटोग्राफी 27 जून से 13 अगस्त 2012 तक न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना में हुई थी। इस्तेमाल की गई जगहें 4 ऐतिहासिक एंटेबेलम बागान थे: फेलिसिटी, बोकेज, डेस्ट्रेहान और मैग्नोलिया। चारों में से मैग्नोलिया उस वास्तविक बागान के सबसे करीब है जहां नॉर्थअप को रखा गया था। 12 ईयर्स ए स्लेव को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और इसे कई मीडिया आउटलेट्स और आलोचकों द्वारा 2013 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम दिया गया और इसने $22 मिलियन के उत्पादन बजट पर $187 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म को 9 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर, रिडले के लिए सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा और न्योंगो के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। बेस्ट पिक्चर की जीत ने मैकक्वीन को यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला अश्वेत ब्रिटिश निर्माता और बेस्ट पिक्चर विजेता का पहला अश्वेत ब्रिटिश निर्देशक बना दिया। 8, 9 फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया और ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ने इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा अवार्ड्स और एजियोफोर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से मान्यता दी। 10, 2023 में फिल्म को सांस्कृतिक
ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया, जिससे यह पात्रता के अपने पहले वर्ष में नामित 9वीं फिल्म बन गई, 49वीं सर्वश्रेष्ठ पिक्चर अकादमी पुरस्कार विजेता और चयनित होने वाली सबसे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बन गई। 13 कथानक एडविन एप्स हाउस, जो अब लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ एलेक्जेंड्रिया के मैदान में स्थित है, नॉर्थअप ट्रेल के साथ एक पड़ाव है। सोलोमन नॉर्थअप और सैमुअल बास ने इस घर को बनाने में मदद की थी, जो 1852 में बनकर तैयार हुआ था। सोलोमन नॉर्थअप 1841 में एक स्वतंत्र अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति था, जो वायलिन वादक के रूप में काम करता था और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ साराटोगा स्प्रिंग्स, न्यूयॉर्क में रहता था। 2 श्वेत व्यक्ति, ब्राउन और हैमिल्टन, उसे वाशिंगटन डीसी में एक संगीतकार के रूप में अल्पकालिक रोजगार की पेशकश करते हैं। इसके बजाय वे नॉर्थअप को नशीला पदार्थ देते हैं और उसे गुलामों के बाड़े के मालिक जेम्स एच. बर्च के पास पहुंचा देते हैं। नॉर्थअप अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता है, लेकिन उसे हिंसक रूप से पीटा जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। उसे अन्य दासों के साथ न्यू ऑरलियंस भेज दिया जाता है, जो उससे कहते हैं कि यदि वह दक्षिण में जीवित रहना चाहता है तो उसे अनुकूलन करना होगा। दास व्यापारी थियोफिलस फ्रीमैन नॉर्थअप को जॉर्जिया से भागे हुए दास प्लैट की पहचान देता है और उसे बागान मालिक विलियम फोर्ड को बेच देता है। फोर्ड नॉर्थअप को पसंद करता है और उसे एक वायलिन देता है। नॉर्थअप और बागान बढ़ी जॉन टिबेट्स के बीच तनाव तब टूट जाता है जब नॉर्थअप खुद को टिबेट्स से बचाता है और उसे उसके ही कोड़े से पीटता है। टिबेट्स और उसके आदमी नॉर्थअप को मारने की तैयारी करते हैं, लेकिन ओवरसियर द्वारा रोक दिया जाता है। फोर्ड के आने और उसे मारने से पहले नॉर्थअप को घंटों तक फंदा लगाकर गर्दन के चारों ओर लटकाए रखा जाता है। नॉर्थअप फोर्ड के विपरीत एप्स अपने दासों के साथ दुर्व्यवहार और परपीड़क है। नॉर्थअप पैट्सी से मिलता है, जो एक पसंदीदा दास और एप्स का शीर्ष कपास बीनने वाला है। एप्स नियमित रूप से पैट्सी का बलात्कार करता है और उसकी ईर्ष्यालु पत्नी उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। कपास के कीड़े एप्स की फसलों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए वह अपने दासों को मौसम के लिए पड़ोसी जज टर्नर के बागान में पट्टे पर दे देता है। टर्नर नॉर्थअप का पक्ष लेता है और उसे एक समारोह में वायलिन बजाने और अपनी कमाई रखने की अनुमति देता है। नॉर्थअप एप्स के पास लौटता है और व्हाइटफील्ड हैंड और पूर्व ओवरसियर आर्म्सबी को न्यूयॉर्क में अपने दोस्तों को एक पत्र भेजने के लिए भुगतान करता है। आर्म्सबी नॉर्थअप के पैसे ले लेता है, लेकिन उसे धोखा देता है। एप्स नॉर्थअप से सवाल करता है और उसे धमकाता है, लेकिन नॉर्थअप उसे आश्वस्त करता है। क्रोधित होकर तथा अपने किए पर पछतावा करते हुए नॉर्थअप अपना वायलिन नष्ट कर देता है। नॉर्थअप ने कनाडाई मजदूर सैमुअल बास के साथ मिलकर एक गज़ेबो का निर्माण शुरू किया। बास ने अपने ईसाई धर्म का हवाला देते हुए दास्ता का कड़ा विरोध किया और एप्स को फटकार लगाई, जिससे उसकी दुश्मनी हो गई। नॉर्थअप ने बास को अपने अपहरण के बारे में बताया और अपना पत्र भेजने में मदद मांगी। बास जोखिम के कारण हिचकिचाता है, लेकिन सहमत हो जाता है। स्थानीय शेरिफ आता है और नॉर्थअप अपने साथी को मिस्टर पार्कर के रूप में पहचानता है, जो न्यूयॉर्क में उसका एक परिचित दुकानदार है। जब वे गले मिलते हैं तो एप्स उग्र रूप से विरोध करता है और नॉर्थअप को जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नकार दिया जाता है। नॉर्थअप पैट्सी को अलविदा कहता है और अपनी आज़ादी की ओर निकल पड़ता है। नॉर्थअप अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए घर लौटता है। उसकी बेटी, जो अब शादीशुदा है, अपने पोते और नामधारी सोलोमन नॉर्थअप स्टॉन्टन का परिचय कराती है। वह अपनी लंबी अनुपस्थिति के लिए माफी मांगता है, जबकि उसका परिवार उसे सांत्वना देता है। उपसंहार शीर्षकों में ब्राउन, मिल्टन और बर्च के खिलाफ नॉर्थअप के असफल मुकदमों, नॉर्थअप के दास कथा संस्मरण, 12 ईयर्स ए स्लेव का 1853 में प्रकाशन, उन्मूलनवादी आंदोलन में उनकी भूमिका तथा उनकी मृत्यु और दफन के बारे में जानकारी का अभाव का वर्णन है। कास्ट अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास और संस्कृति के विद्वान हेनरी लुई गेट्स जूनियर फिल्म के सलाहकार थे। 16 शोधकर्ता डेविड फिस्के, जो सोलोमन नॉर्थअप द कंप्लीट स्टोरी ऑफ द ऑथर ऑफ 12 ईयर्स ए स्लेव के सहलेखक हैं, ने फिल्म के विपणन के लिए कुछ सामग्री प्रदान की। 1718 यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर एमिली वेस्ट, जो अमेरिका में गुलामी के इतिहास में विशेषज्ञ हैं, ने कहा कि उन्होंने कभी भी गुलामी को इतनी सटीकता से चित्रित करने वाली कोई फिल्म नहीं देखी। 19 बीबीसी हिस्ट्री मैगजीन की वेबसाइट हिस्ट्री एक्स्ट्रा के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए उन्होंने लिखा,
फिल्म ने गुलामी के दृश्यों और ध्वनियों को स्पष्ट और शक्तिशाली रूप से उजागर किया, खेतों में गाते हुए कपास चुनने वाले गुलामों से लेकर लोगों की पीठ पर कोड़े की तड़तड़ाहट तक। हमने गुलामी के पीछे की विचारधारा के बारे में भी बहुत कुछ सुना। विलियम फोर्ड और एडविन एप्स जैसे स्वामी, हालांकि बहुत अलग अलग चरित्र थे, दोनों ने गुलामों के अपने स्वामित्व को सही ठहराने के लिए ईसाई धर्म की व्याख्या का इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि बाइबिल गुलामी को मंजूरी देती है और यह उनका ईसाई कर्तव्य था कि वे अपने गुलामों को शास्त्रों का उपदेश दें। 19 स्कॉट फीनबर्ग ने द हॉलीवुड रिपोर्टर में द न्यूयॉर्क टाइम्स के 22 सितंबर के लेख के बारे में लिखा, जिसमें एक अन्य विद्वान जेम्स ओल्नी द्वारा 1985 में लिखे गए निबंध को उजागर किया गया था, जिसमें नॉर्थअप के विवरण में विशिष्ट घटनाओं की शाब्दिक सच्चाई पर सवाल उठाया गया था और सुझाव दिया गया था कि डेविड विल्सन, वह श्वेत लिपिकार जिसे नॉर्थअप ने अपनी कहानी लिखवाई थी, ने इसे गुलामी के विरुद्ध जमत जुटाने के लिए और भी अधिक प्रभावी बनाने की स्वतंत्रता ली थी। 20-21 ओल्नी ने देखा था कि दास आत्मकथाएं जब एक के बाद एक पढ़ी जाती हैं तो एक अत्यधिक समानता प्रदर्शित करती हैं। यही है, हालांकि आत्मकथा परिभाषा के अनुसार एक अनूठी और व्यक्तिगत कहानी का सुझाव देती है कि दास कथाएं आत्मकथाओं की एक शैली प्रस्तुत करती हैं जो अनिवार्य रूप से एक ही कहानी बताती हैं। जब संयोजन में पढ़ा जाता है, जैसा कि इस संकलन में है, तो एक अलग दोहराव है, जबकि यह दोहराव किसी की व्यक्तिगत कहानी की रचनात्मकता और आकार को रोकता है। जैसा कि ओल्नी तर्क देते हैं, दास कथाओं के लिए एक ऐसे रूप का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था जो गुलामी की एक सामूहिक तस्वीर बनाने के लिए दूसरों की कहानियों के साथ पुष्टि करता हो, जैसा कि तब अस्तित्व में था। वास्तव में इन सभी अनूठी और व्यक्तिगत कहानियों में प्रस्तुत समान रूप ने गुलामी की लगातार बुराइयों और इसके पतन की आवश्यकता का एक शक्तिशाली और शानदार संदेश दिया। 22 जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित और सैम वर्ले द्वारा लिखित एक जर्नल लेख में कहा गया है कि नॉर्थअप की कथा, हालांकि अच्छी तरह से जानी जाती है, अक्सर इसे दूसरे दर्जे की कथा के रूप में माना जाता है। हालांकि यह एक असामान्य रूप से रोमांचक और दिलचस्प कहानी है। साथ ही इसके आधुनिक संपादकों सु ईकिन और जोसेफ लॉगसडन के शोध के लिए धन्यवाद, यह काफी ऐतिहासिक मूल्य रखती है। 23 नोआह बर्लात्स्की ने मैकक्वीन के रूपांतरण के एक दृश्य के बारे में द अटलांटिक में लिखा, नॉर्थअप के अपहरण के तुरंत बाद उसे एक गुलाम जहाज पर भेजा जाता है। नाविकों में से एक महिला गुलाम का बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन एक पुरुष गुलाम उसे रोक देता है। नाविक बिना किसी हिचकिचाहट के पुरुष गुलाम को चाकू मारता है। उन्होंने लिखा, यह कहते हुए कि यह पहली नज़र में असंभव लगता है, गुलाम मूल्यवान होते हैं और नाविक उनका मालिक नहीं होता, और निश्चित रूप से यह दृश्य पुस्तक में नहीं है। बर्लात्स्की यह भी कहते हैं, यह दृश्य सूक्ष्मता और मनोवैज्ञानिक गहराई को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है ताकि फिल्म में गुलामी का चित्रण अधिक वास्तविक लगे, लेकिन यह एक ऐसी घटना को जोड़कर उस मनोवैज्ञानिक सत्य को बनाता है जो तथ्यात्मक रूप से सत्य नहीं है। 24 विजुअल ब्लॉग इन्फॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल ने निष्कर्ष निकाला कि रचनात्मक लाइसेंस को ध्यान में रखते हुए वास्तविक जीवन की घटनाओं की तुलना में फिल्म 88.1% सटीक थी। संक्षेप में, यद्यपि यहाँ नाटकीय लाइसेंस का स्पर्श है, लेकिन सबसे दिल दहला देने वाले दृश्य वास्तव में हुए थे। 25 स्लेट के फॉरेस्ट विकमैन ने नॉर्थअप की किताब के बारे में लिखा कि इसमें मैकक्वीन फिल्म की तुलना में लेखक के एक समय के गुरु विलियम फोर्ड के बारे में अधिक अनुकूल विवरण दिया गया है। नॉर्थअप के अपने शब्दों में, विलियम फोर्ड की तुलना में कोई अधिक दयालु, महान, स्पष्टवादी ईसाई व्यक्ति कभी नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि फोर्ड की परिस्थितियों ने दास्ता की प्रणाली के निचले स्तर पर निहित गलत के प्रति फोर्ड को अंधा कर दिया। हालांकि विकमैन के अनुसार फिल्म अक्सर फोर्ड को कमतर आकती है। 26 मैकक्वीन ने 21वीं सदी के लिए नॉर्थअप की कहानी से नैतिक सबक को अपडेट करने के प्रयास में ईसाई धर्म को भी कमतर आका है। उस समय दास्ता को उचित ठहराने की उनकी क्षमता के लिए ईसाई धर्म की संस्थाओं को प्रकाश में लाकर। 27 नॉर्थअप अपने समय के ईसाई थे। उन्होंने अपने पूर्व स्वामी के बारे में लिखा था कि वे परिस्थितियों के कारण अंधे हो गए थे। 26 जिसका मतलब था कि ईसाई होने के बावजूद दास्ता की नस्लवादी स्वीकृति, जो आज के ईसाइयों के लिए असहनीय है। 28 और 19वीं सदी के ईसाई उन्मूलनवादियों के लिए भी, लेकिन नॉर्थअप के लिए विरोधाभासी नहीं है। द वाशिंगटन पोस्ट में वैलेरी एल्वर्टन डिक्सन ने फिल्म में दिखाए गए ईसाई धर्म को टूटा हुआ बताया।
27 उत्पादन विकास जॉन रिडले 2013 में 2008 में हंगर की क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी की स्क्रीनिंग में पटकथा लेखक जॉन रिडले से मिलने के बाद निर्देशक स्टीव मैकक्वीन ने रिडले से संपर्क किया और अमेरिका में गुलामी के दौर के बारे में एक फिल्म बनाने में अपनी रुचि के बारे में बताया, जिसमें एक ऐसा चरित्र हो जो गुलामी के उनके व्यापार के संदर्भ में स्पष्ट न हो। 29 विचार को आगे पीछे करते हुए दोनों के बीच तब तक तालमेल नहीं बैठा जब तक कि मैकक्वीन की पार्टनर बियांका स्टिक्टर को सोलोमन नॉर्थअप का 1853 का संस्मरण 12 Years a Slave नहीं मिला। मैकक्वीन ने बाद में एक साक्षात्कारकर्ता को बताया, मैंने यह किताब पढ़ी और मैं पूरी तरह से दंग रह गया। साथ ही मैं खुद से बहुत परेशान था कि मुझे यह किताब नहीं पता थी। मैं एम्स्टर्डम में रहता हूं जहां एनी फ्रैंक एक राष्ट्रीय नायक है और मेरे लिए यह किताब एनी फ्रैंक की डायरी की तरह पढ़ी गई, लेकिन 97 साल पहले लिखी गई गुलामी का प्रत्यक्ष विवरण। मैंने मूल रूप से इस किताब को फिल्म में बनाने को अपना जुनून बना लिया। 30 एक लंबी विकास प्रक्रिया के बाद ब्रैड पिट की प्रोडक्शन कंपनी प्लान बी एंटरटेनमेंट ने इस परियोजना का समर्थन किया, जिसने अंततः विभिन्न अन्य फिल्म स्टूडियो से वित्तपोषण प्राप्त करने में मदद की। अगस्त 2011 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई, जिसमें मैकक्वीन इसे निर्देशित करेंगे और चिवेटेल इजियोफोर इसमें सोलोमन नॉर्थअप की भूमिका निभाएंगे, जो एक स्वतंत्र अफ्रीकी अमेरिकी है जिसका अपहरण कर लिया गया था और उसे डीप साउथ में गुलामी में बेच दिया गया था। 31 मैकक्वीन ने इजियोफोर के श्रेष्ठ और गरिमापूर्ण आचरण की तुलना सिडनी पोइटियर और हैरी बेलाफोनेट से की। 32 अक्टूबर 2011 में माइकल फैसबेंडर, जिन्होंने मैकक्वीन की पिछली फिल्मों हंगर और शेम में अभिनय किया था, कलाकारों में शामिल हुए। 33 2012 की शुरुआत में बाकी भूमिकाओं के लिए कास्टिंग हो गई थी। फिल्म जिस युग और क्षेत्रों में होती है वहां की भाषा और बोलियों को पकड़ने के लिए बोली कोच माइकल बस्टर ने कलाकारों को उनकी बोली बदलने में सहायता की। भाषा में उस समय की लेखन शैली और किंग जेम्स बाइबिल के मजबूत प्रभाव से संबंधित साहित्यिक गुणवत्ता है। 36 बस्टर ने समझाया, हम नहीं जानते कि 1840 के दशक में गुलामों की आवाज कैसी होती थी, इसलिए मैंने मिसिसिपी और लुइसियाना के ग्रामीण नमूनों का इस्तेमाल किया अभिनेताओं एजियोफोर और फेसबेंडर के लिए। फिर बेनेडिक्ट कम्बरबैच के लिए मुझे 30 के दशक के कुछ असली उच्चवर्गीय न्यू ऑरलियंस मिले, और फिर मैंने लुपिता न्योंगो के साथ भी काम किया जो केन्याई हैं, लेकिन उन्होंने येल में अपनी ट्रेनिंग ली, इसलिए उन्होंने वास्तव में अपनी बोली बदल दी ताकि वे अमेरिकी बोल सकें। फिल्म समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 379 समीक्षाओं के आधार पर 95% आलोचकों ने फिल्म को सकारात्मक रेटिंग दी है, जिसका औसत स्कोर 8.90 है। साइट की आम सहमति बताती है, यह देखने में आरामदायक नहीं है, लेकिन 12 ईयर्स ए स्लेव की अमेरिकी गुलामी पर बेबाक क्रूर नज़र भी शानदार है और संभवतः आवश्यक। सिनेमा 89 मेटाक्रिटिक, एक अन्य समीक्षा एग्रीगेटर, ने मुख्यधारा के आलोचकों की 57 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100 में से 96 का भारित औसत स्कोर दिया, जो सार्वभौमिक प्रशंसा दर्शाता है। यह वर्तमान में साइट की सबसे अधिक रेटिंग वाली फिल्मों में से एक है, साथ ही 2013 की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा वाली फिल्म भी है। 90 सिनेमास्कोर ने बताया कि दर्शकों ने फिल्म को ए ग्रेड दिया। 91 टाइम के रिचर्ड कॉलिस ने लिखा, मैकक्वीन की फिल्म अपनी कहानी के विवरण में 1970 के दशक की गुलामी के शोषण उजागरों जैसे मंडिंगो और गुडबाय अंकल टॉम के करीब है। सिवाय इसके कि मैकक्वीन एक शोकाकुल सनसनीखेज व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक बेरहम कलाकार है। कॉलिस ने नाजी जर्मनी के साथ समानताएं बताते हुए कहा, मैकक्वीन दिखाती है कि नस्लवाद अपनी बर्बर अमानवीयता के अलावा बेहद अक्षम है। यह तर्क दिया जा सकता है कि नाजी जर्मनी ने युद्ध इसलिए खो दिया क्योंकि इसने यहूदियों की हत्या के लिए बहुत अधिक जनशक्ति को मोड़ दिया और क्योंकि इसने बेहतर हथियार बनाने में यहूदी वैज्ञानिकों की प्रतिभा का दोहन नहीं किया। इसलिए गुलाम मालिक अपने गुलामों की ऊर्जा को कम करते हैं, उन्हें क्रूर खेल के लिए कोड़े मारते हैं और जैसा कि एप्स करता है, अपनी पत्नी की क्रूर खुशी के लिए उन्हें रात में जगाता है। 92 हिटफिक्स के ग्रेगरी एलवुड ने फिल्म को ए रेटिंग देते हुए कहा, 12 ईयर्स एक शक्तिशाली ड्रामा है जो मैकक्वीन के साहसिक निर्देशन और चिवेटेल एजियोफोर के करियर के बेहतरीन प्रदर्शन से प्रेरित है। उन्होंने फैसबेंडर और न्योंगो के अभिनय की प्रशंसा करते हुए कहा, न्योंगो को फिल्म का सफल प्रदर्शन, जो अगले मार्च में डॉल्बी थिएटर में न्योंगो को अपना रास्ता दिखा सकता है। उन्होंने फिल्म की भव्य
सिनेमैटोग्राफी और संगीत स्कोर की भी प्रशंसा की, कुछ समय में हंस जिमर के सबसे अधिक मार्मिक स्कोर में से एक के रूप में। 93 द गार्जियन के पॉल मैकेनेस ने फिल्म को 5 में से 5 स्टार दिए। उन्होंने लिखा, स्टार्क, अंत और अथक, 12 ईयर्स ए स्लेव न केवल एक बेहतरीन फिल्म है बल्कि एक आवश्यक फिल्म भी है। 94 द गार्जियन के एंड्रयू पुलवर ने 2017 में कहा था कि 12 ईयर्स ए स्लेव अफ्रीकी अमेरिकी अनुभव के बारे में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। 95 एंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीबरमैन ने इसे क्रूरता और उत्कृष्टता का एक नया मील का पत्थर और एक ऐसी फिल्म के रूप में सराहा जो एक ऐसे जीवन के बारे में है जो छीन लिया जाता है और इसलिए यह हमें जीवन को छूने का मौका देती है। उन्होंने एजियोफोर के प्रदर्शन के बारे में भी बहुत सकारात्मक टिप्पणी की, जबकि आगे कहा, 12 ईयर्स ए स्लेव हमें अमेरिका के आदिम पाप को खुली आंखों से देखने का मौका देती है और कुछ क्षणों में इसे देखना कठिन होता है, फिर भी यह ऐसी मानवता और अनुग्रह वाली फिल्म है कि हर पल आपको लगता है कि आप कुछ जरूरी देख रहे हैं। यह चिवेटेल एजियोफोर का असाधारण प्रदर्शन है जो फिल्म को एक साथ रखता है और जो हमें बिना पलक झपकाए इसे देखने की अनुमति देता है। वह एक शक्तिशाली आंतरिक शक्ति के साथ सोलोमन की भूमिका निभाते हैं, फिर भी वह सोलोमन के दैनिक जीवन के खामोश दुःस्वप्न को कभी कम नहीं आंकते। 96 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म को 4 सितारा रेटिंग दी और कहा, आप इस बारूद के ढेर को अपने दिमाग के कोने में दबाकर नहीं भूल पाएंगे। हमारे पास यहाँ एक धमाकेदार, शानदार, सीधा-सादा क्लासिक है। बाद में उन्होंने फिल्म को 2013 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम दिया। 97 चिवेटेल एजियोफोर, लुपिता न्योंगो और माइकल फैसबेंडर के अभिनय को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसके फलस्वरूप उन्हें क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ, जिसमें न्योंगो ने अपनी श्रेणी में पुरस्कार जीता। मनोहला डार्गिस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, 12 ईयर्स ए स्लेव की प्रतिभा इसकी सामान्य बुराई और आतंक पर जोर है, जो आत्माओं में समा जाती है, शरीर को बांध देती है और एक स्थायी, भयानक कीमत वसूलती है। 98 डेली टेलीग्राफ के टिम रॉबी ने फिल्म को अधिकतम 5 स्टार दिए, जिसमें कहा गया कि यह इस उल्लेखनीय फिल्म की महानता है जो आत्मा को भेदती है, जबकि एजियोफोर और न्योंगो के अभिनय की प्रशंसा की। 99 स्लैंट मैगजीन की टीना हसनिया ने कहा कि अपनी विशिष्ट दृश्य रचना और भरा करने वाली ध्वनि डिजाइन का उपयोग करते हुए स्टीव मैकक्वीन ने नॉर्थअप के अनुभव और मालिक और गुलाम, मालिक और मालिक, गुलाम और गुलाम और इसी तरह के जटिल रिश्तों के कठोर यथार्थवाद को चित्रित किया है। 100 टीवी सीरीज द वायर के निर्माता डेविड साइमन ने फिल्म की बहुत प्रशंसा की, टिप्पणी करते हुए कहा कि यह इतिहास में पहली बार है कि हमारा मनोरंजन उद्योग अंतर्राष्ट्रीय रचनात्मक इनपुट के साथ गुलामी को सीधे देखने और उस नज़र को बनाए रखने में कामयाब रहा है। 101 फिल्म की आलोचना भी हुई। द विलेज वॉयस की स्टेफनी जाचरेक ने फिल्म की अधिक आलोचना की। एजियोफोर के काम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, यह एक ऐसी तस्वीर है जो कच्ची भावना जैसी खतरनाक चीज से कुछ सुरक्षित कदम दूर रहती है। यहां तक कि जब यह अमानवीय क्रूरता को दर्शाती है, जैसा कि अक्सर होता है, तो यह अपनी सौंदर्य शुद्धता से कभी समझौता नहीं करती। 102 स्लेट के पीटर मालामुड स्मिथ ने कहानी की आलोचना करते हुए कहा, 12 ईयर्स ए स्लेव को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी के रूप में बनाया गया है जो अपने परिवार में वापस लौटने की कोशिश कर रहा है, जो हर दर्शक को इसके नायक के साथ सहानुभूति रखने का एक तरीका प्रदान करता है। शायद हमें इसे समझने के लिए उस व्यक्तिगत पैमाने पर तैयार की गई कहानी की आवश्यकता है, लेकिन इसका एक विकृत प्रभाव है। हम लाखों पीड़ितों की तुलना में एक नायक में अधिक निवेश करते हैं। अगर हमें खुद को गुलाम बनाने की कल्पना करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हम खुद को नॉर्थअप के रूप में कल्पना करना चाहते हैं, एक विशेष व्यक्ति जो चमत्कारिक रूप से उस व्यवस्था से बच निकला जिसने उसे कुचलने का प्रयास किया था। इसे हीरो की समस्या बताते हुए मालामुड स्मिथ ने अपनी समीक्षा को समाप्त करते हुए बताया, हम 12 ईयर्स ए स्लेव को संभाल सकते हैं, लेकिन जल्द ही 60 ईयर्स ए स्लेव की उम्मीद न करें। और 200 साल, लाखों गुलाम, इसके बारे में भूल जाइए। 103 एवी क्लब के इग्नाटिय विश्नवेत्स्की ने कहा कि मैकक्वीन प्रदर्शन के मामले में अनिवार्य रूप से टोनडेफ है और कास्टिंग से बचता है। फिल्म में आवश्यक भावनात्मक निरंतरता का अभाव है। मुझे नहीं लगता कि यह कुछ ऐसा है जिसे फिल्म उस तरह से नकार रही है जिस तरह से यह जानबूझकर कई अन्य परंपराओं को नकारती है।
यह अभी भी एक ऐसे अंत के इर्दगिर्द संरचित है जिसे एक रिलीज के रूप में कार्य करना चाहिए, लेकिन क्योंकि यह उस कैथार्सिस की भावना को व्यवस्थित नहीं कर सकता है जिसकी इसे बहुत आवश्यकता है, ऐसा लगता है जैसे मैकक्वीन बाहर निकलने के लिए भाग रहा है। इसके अलावा कास्ट बेहद असमान है। 104 कुछ आलोचकों ने 12 ईयर्स ए स्लेव को फिल्म में श्वेत उद्धारकर्ता कथा के एक उदाहरण के रूप में पहचाना। 105 टिमोथी स्नेड ने फिल्म रिलीज होने के एक साल बाद यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में कहा, एक राष्ट्रीय मुख्यधारा के दर्शकों के बीच वास्तव में एक नई नस्लीय चेतना लाने की इसकी क्षमता के बारे में अभी भी संदेह बना हुआ है। फिल्म एक पीरियड पीस भी थी जिसमें ब्रैड पिट के चरित्र के रूप में एक श्वेत उद्धारकर्ता द्वारा शुरू किया गया सुखद अंत दिखाया गया था। 106 द गार्जियन में अश्वेत कनाडाई लेखक ऑरविल लॉयड डगलस ने कहा कि वह 12 ईयर्स ए स्लेव नहीं देखेंगे। उन्होंने समझाया, मुझे विश्वास है कि ये अश्वेत जाति की फिल्में श्वेत उदार फिल्म दर्शकों के लिए श्वेत अपराधबोध पैदा करने और उन्हें खुद के बारे में बुरा महसूस कराने के लिए बनाई गई हैं। अर्सिनॉक्स ने डगलस की अज्ञानता और काले अमेरिकियों और गुलामी के प्रति उदासीन रवैया रखने के लिए आलोचना की। 108 प्रशंसा। दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो इसकी रिलीजिंग डेट अभी इस महीने के अंदर 29 तारीख की है। इस दिन इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। 4 से 5 6 तकरीबन एपिसोड हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी स्टोरी आपने टीजर के एक तरह से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। बाकी एक ये मिनी सीरीज है। यदि आपको इसी सीरीज़ के बारे में और कुछ जानकारी जाननी है तो आप अपकमिंग हमारी वीडियो देख सकते हैं। वो भी हमें बल एक तरह से जैसे ये रिलीज़ होने वाली है सीरीज उस दिन हम लेके आएंगे, जिसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन स्टोरी सब कुछ आपको बताने वाले हैं। अभी सारी कुछ कास्टिंग प्री प्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और आप में से कितने लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट कर जरूर से लिख दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।